नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए मालती जोशी जी का उपन्यास राग विराग का प्रथम अध्याय। इस उपन्यास और अन्य कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तानपुरा नीचे रखते हुए पता नहीं कैसे दृष्टि द्वार पर चली गई। देखा, दो झील सी गहरी आंखें अपलक मुझ पर टिकी हुई हैं। सक पकाकर मैंने नजरें झुका ली और अपना सामान समेटना प्रारंभ किया। पंडित जी जब तक लौटे नहीं थे, खोल चढ़ाकर मैंने तानपुरा यथास्थान रखा और रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जिया, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा देख लेना। लेकिन पूरी बात शायद मैं कह भी ना पाई, क्योंकि मुझे घूरने वाली वे आंखें सशरीर जिया की रसोई में विराजमान थी। एक कन्नू, आओ चाय पी जाओ। जिया ने फरमान छोड़ा। उसे नकारने की ताब मुझ में ना थी। चुपचाप जाकर पटरे पर बैठ गई, पर आंखें अब भी उस अपरिचित की ओर उठ उठ जाती थी। ये मनोज हैं, हमारे बहनोत। जिया ने जैसे मेरे असमंजस को पढ़ लिया। गांव से परीक्षा देने आए हैं, मैंने अच्छा कहकर प्रसंग समाप्त कर दिया। जिया के रिश्तेदारों में अब हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, क्योंकि एक तरह से सारी दुनिया ही उनके भाई भतीजों से भरी पड़ी है। कोई ससुराल पक्ष से, कोई पीहर पक्ष से, तो कोई केवल गांव के नाते से उनका सगा संबंधी हो जाता था। एक बार तो कोई अब्दुल गनी साहब पंडित जी से मिलने आए हुए थे, तो मैंने जिया को छेड़ा भी, ये भी तुम्हारे कुछ लगते होंगे। सो का लगत नहीं, हमारी जिठानी के राखी बंद भैया हैं। उनके गंवे रिश्तेदारों की फौज का एक और नमूना आज देख ही लिया था, और उसे नज़रअंदाज करते हुए मैं एक ही घूंट में कप खाली कर गई। उसे धोकर रखा और कहा, अच्छा जिया, चलूंगी। दूसरे दिन स्कूल से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे में ही मुठभेड़ हो गई। नमस्ते, उन्होंने ही पहल की, नहीं तो मैं शायद पहचान भी ना पाती। आप यहाँ कैसे? दोनों ने एक ही साथ प्रश्न किया। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, मैंने कहा। क्या पढ़ाती हैं? मैंने संगीत कला निकेतन के बोर्ड की ओर संकेत किया। मतलब शाम को मौसा जी से सीखने आती हैं और वही सुबह यहाँ आकर पढ़ा देती हैं, ठीक है ना? इस बचकाने प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछ ही लिया, और आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? परीक्षा देने। उन्होंने बगल में रखे टाइपराइटर की ओर संकेत किया। अच्छा, इस बिल्डिंग में टाइपिंग की परीक्षाएं भी होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा जी, मैं चलूँ, अब देर हो रही है। बेस्ट ऑफ लक नहीं दीजिएगा? बेस्ट ऑफ लक? मैं? और क्या, एक तो हॉल के दरवाजे पर ही मिल गई, और मतलब पेपर खराब हो जाए तो मुझे ही दोष देंगे ना। हाँ, सो तो है। मेरे भविष्य का ना सही, इस टाइपराइटर का तो लिहाज कीजिए, किराए पर लाया हूँ। पूरी दोपहर मन में धुकुर पुकुर होती रही। पता नहीं परीक्षा कैसी रही होगी, पता नहीं महाशय खुद कितनी तैयारी से आए हैं, पर अगर यहाँ कुछ नहीं बन पड़ा तो मुझे ही कोसेंगे। और उनके कोसने को वैसे खास परवाह भी नहीं की, पर पता नहीं क्यों मन वहीं अटका रहा। 4 बजे मैंने अपनी कॉपी और पेन उठाकर चलने की तैयारी की तो माँ आश्चर्य से देखने लगी। आज तो बुधवार है ना? माँ जानती थी कि पंडित जी मुझे केवल मंगल और शुक्र को सिखाते हैं। हफ्ते के 6 दिन उनके शिष्यों में बटे हुए हैं। सोमवार को छुट्टी रहती है, क्योंकि उस दिन उनका व्रत रहता है। दिन भर निराहार रहकर शाम को नीलकंठेश्वर के दर्शन करने के बाद ही वे खाना खाते थे। यही दिन था जो जिया को बाहर के कमरे की सफाई के लिए मिलता था। कमरे को लीपना, वाद्य यंत्र को गिलाफ धोना, दरियां झटकाकर फिर से बिछाना, ये सारे काम जिया अकेले निपटाती थी, और इसमें किसी का दखल उन्हें पसंद ही ना था। माँ को सारे कार्यक्रम की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने पूछा, आज तो बुधवार है ना? कल पंडित जी को सेठ जी ने किसी काम से बुलवा लिया था, प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई। मैंने किसी तरह माँ का समाधान किया और पंडित जी के घर की राह ली। क्यों बेटे? वे खुद भी मुझे देखकर विस्मित थे। जी, वो कल आपने श्याम कल्याण की चीज बताई थी ना, बहुत कोशिश की मैंने, पर वह अंतरा उठाते ही नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तानपुरा मिलाओ जब तक।
उन्होंने वात्सल्यपूर्ण आश्वासन दिया। उनके पास बैठे दोनों शिष्य मुझे गदगद भाव से निहारने लगे। उन लोगों की पढ़ाई उस दिन वहीं रुक गई। सब के सब मेरे लिए व्यग्र हो उठे। एक ने हारमोनियम संभाल लिया और दूसरा तबला सुर में बिठाने लगा। आलाप शुरू ही किया था कि श्रीमान जी भीतर दाखिल हुए। कहो बेटे, पेपर कैसा रहा? अच्छा ही रहा मौसा जी। सुबह आप लोगों का आशीर्वाद जो लेकर चला था, फिर रास्ते में अच्छे लोगों से मुलाकात भी हो गई। मैंने कनखियों से देखा, वे मेरी ओर ही देखकर मुस्कुरा रहे थे शरारत से। पता नहीं पंडित जी ने इसे लक्ष्य किया या नहीं, पर तुरंत ही उस प्रसंग को बदलकर मुझसे बोले, हाँ बेटे, तो शुरू करो। दोबारा शुरू किया तो लगा पूरा शरीर ही तानपुरा बन गया है, जैसे रोम रोम से स्वर वालियां फूट रही थी। पंडित जी मुझ पर अक्सर बिगड़ा करते थे, क्या रट्टू तोते की तरह गाती चली जाती हो, बोल के मर्म को तो समझो बेटे। शास्त्र ही सब कुछ नहीं, गायन में मिठास भी होनी चाहिए, और यह मिठास केवल स्वर को साधने से नहीं आती, उसके लिए शब्दों की तह तक जाना पड़ता है। गायक जब गीत में अपने प्राण उड़ेलता है तब जाकर बात पैदा होती है। यह प्राण उड़ेलना क्या होता है, यह मैंने आज जाना। सच, इतनी खुशनुमा सांझ तो पहले कभी नहीं देखी थी। बेगम अख्तर की एक गजल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यूं तो हर शाम उम्मीदों से गुजर जाती थी, आज क्या बात है जो शाम पे रोना आया। इन पंक्तियों को गाते हुए उनके स्वर में ऐसी तड़प होती है जैसे सचमुच शाम उनके दर्द का पैगाम लेकर आई हो। इसके विपरीत मुझे लग रहा था कि आज की शाम मेरे लिए खुशियों का काफिला लेकर उतरी है। गाना समाप्त करते हुए अनायासी आंखें रसोई की ओर उठ गईं। दो झील सी गहरी आंखें अपलक मुझे निहार रही थी। कल उन आंखों में कौतूहल था, आज परिचय की आँच थी, और उस आँच से मैं कानों तक लाल हो आई थी। घर के लिए चली तो वे भी साथ चले आए। कहाँ रहती हैं आप, कहीं तो घर तक छोड़ दूँ? अरे नहीं बाबा। क्यों, डरती हैं? हाँ, लोगों से। अच्छा, कल तो हम चले ही जाएंगे। आपसे एक बात कहनी थी, आप जब गाती हैं ना तो आपका चेहरा एक उज्जास से भर जाता है। मैं कुछ पल उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को निहारती रही, फिर धीरे से कहा, मैं सुंदर नहीं हूँ, यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जी, मैंने आपके रूप को लेकर तो कुछ नहीं कहा, मैं तो कह रहा था कि गाते समय आपका चेहरा एक अनोखे उजास से भर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस प्रश्न का भला कोई क्या उत्तर दे? कोई 2 महीने बाद पंडित जी के घर में फिर वही आकृति दिखाई दी। देखते ही भान हुआ कि पिछले दिनों मेरे अंतरंग सपनों में यह चेहरा बार बार उभरता रहा। सोचकर शर्म से, संकोच से भर उठी मैं। फिर भी उनके नमस्ते का जवाब तो देना ही था। कब आना हुआ? स्वर को संयत कर मैंने पूछा। परसों रात को। और इस बार जाने के लिए नहीं आया हूँ, आपके शहर में खूंटा गाड़ दिया है। मतलब? नौकरी लग गई, पंडित जी ने बताया। उनके स्वर में स्पष्ट था कि रियाज के बीच इस तरह का व्यवधान उन्हें पसंद नहीं है। मैंने तुरंत सारा ध्यान समेटकर गाने में लगाया, पर बार बार यही लगता रहा कि कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशन तो कह ही सकती थी। सच, क्या सोचा होगा उन्होंने, पर बधाई लेने को वह मुझसे ज़्यादा आतुर लगे। दरवाजे के बाहर ही उन्होंने मुझे घेर लिया और साथ हो लिए। माफ़ कीजिए, आपको बधाई देना भूल गई थी। मैं तो सोच रहा था कि आप छूटते ही मिठाई मांगेंगी। मिठाई? हाँ, आपका तो हक बनता है। आपकी दुआओं ने ही तो असर दिखाया है, नहीं तो हम इस बार भी बहरंग ही लौटते। बोलिए, कहाँ चलेंगे? आपकी पहली तनख्वाह तो मिलने दीजिए, तब मिठाई लेंगे। अरे मिठाई ना सही, एक एक कप चाय ही हो जाए, कुछ तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। हम लोग मानसरोवर के सामने खड़े थे। वहाँ खड़े होकर ना नुकुर करने का मतलब था लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। चुपचाप उनके पीछे हो ली। इत्मीनान से बैठकर जब लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया जा चुका तो मैंने पूछा, बहुत खुश हो रहे हैं? हाँ, खुश होने की तो बात ही है। 2 साल से प्राइवेट मिडिल स्कूल में लड़के हाँक रहा हूँ। वो 300 पर साइन करवाकर 200 टिकाते थे, ऊपर से क्लर्क का भी काम करवाते थे। और यहाँ क्या मिलेगा? 450 का तो ग्रेड ही है, ऊपर से महंगाई भत्ता है, अंतरिम राहत है, फिर सरकारी नौकरी है, काम की कोई पाबंदी नहीं। किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं। ढेर सारी छुट्टियाँ, CL, EL, मेडिकल, बस आराम से जिंदगी कट जाएगी। फिर बुढ़ापे की पेंशन तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही थी। क्या?
लोग कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं। कल्याणी जी, वे एकदम गंभीर उठे। हम आपकी तरह कलाकार नहीं हैं। आकांक्षाओं का आकाश बस इतना सा है। अरे, आप तो बुरा मान गए। आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, इसमें सॉरी कहने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। आपने सच कहा है, और अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी कुछ सच बोलना चाहता हूँ। इस नौकरी से मैं खुश हूँ। इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण यह है कि मैं यहाँ रह सकूँगा और आपसे रोज भेंट हो सकेगी। मैंने तड़प कर उनकी ओर देखा। इच्छा हुई कि चीख कर कहूँ कि इतना खुशनुमा झूठ मत बोलिए। उसे सच मान लेने की इच्छा होती है, पर प्रकट रूप से इतना ही कहा। रोज नहीं, मैं केवल मंगल और शुक्र को ही पंडित जी के पास आती हूँ। केवल वही एक जगह तो नहीं है। नहीं, पंडित जी यह सब पसंद नहीं करेंगे। सवाल उनकी पसंद का नहीं, आप पसंद करेंगी कि नहीं, यह बताइए। पानी के तेज बहाव में जैसे संतुलन खो जाता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। घर लौटी तब भी मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। बरामदे में ही भैया टकरा गए। गोद में ट्रांजिस्टर रखे स्वर सुधा सुन रहे थे। मतलब 6:45 बज चुके थे। डर लगा कि देर से लौटने के लिए जवाब तलब होगा, पर वे तन्मयता से कार्यक्रम ही सुन रहे थे। मुझे देखते ही बोले, कनु सुन, टैगोर हॉल में पिछली बार परवीन ने यही चीज़ सुनाई थी ना। अब मेरे कान सजग हुए। हंस ध्वनि का तराना था, इसे भी आज ही बजना था। मेरा रोम रोम उस लय पर थिरक उठा। हर तान के साथ मन अंगड़ाइयाँ ले रहा था। कनु जी, मैं सोते से जागी। बहुत खुश नजर आ रही हो आज। नहीं तो, मैंने कहा, और तब ध्यान आया कि गाना तो कब का समाप्त हो चुका। खेल समाचार शुरू हो गए थे और मैं अभी उसी धुन पर थिरक रही थी। अपने उसी स्वांग को बरकरार रखते हुए मैं ताकि धूम तिनक तिनक की धूम गुनगुनाती हुई कमरे में चली आई। मन तो हुआ भैया से कहूँ, हाँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार किसी ने मेरी देह से परे जाकर मेरे अंतस के सौंदर्य को पहचाना है। पहली बार किसी ने मेरी भावनाओं को अपनी मखमली स्पर्श दिया है। पहली बार किसी ने सपनों से मांग भरी है। पहली बार, पहली बार। मेज पर रखे लंबे लिफाफे ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। खोलकर देखा तो अपॉइंटमेंट लेटर था। इसी सोमवार को मानिक चौक वाली ब्रांच में ज्वाइन करना था। एक तरह से भैया ने अपना वादा निभाया। एक बार तो इंटरव्यू से निकल जा, फिर पोस्टिंग का जिम्मा मेरा रहा। तेरी संगीत साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा, उन्होंने कहा था। खुश होना चाहिए था मुझे। बैंक की नौकरी आजकल मिलती किसे है, पर इस सफलता से जुड़ा सारा प्रसंग याद करके मन कड़वा हुआ है। भैया तीसरी बार मेरे लिए फॉर्म लाए थे। उसे माँ के सामने पटक कर मैंने कहा था, आखिर आप लोग हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? जानते तो हैं कि इन चीज़ों में मेरा मन नहीं लगता। अरे मन तो लगाने से लगता है, माँ ने शांत स्वर में कहा। कोई जबरदस्ती है? मैं भुनभुनाई। कनु, कभी बात को तो समझा भी करो। हर बार अपनी ही हाँकती रहेगी या किसी की सुनेगी भी? सुनाइए, क्या सुनाना है? देख बिटिया, जमाने का चलन अब बदल गया है। आजकल लड़की का रंग रूप कोई नहीं देखता, सब नौकरी पर मरते हैं। और नौकरी अगर बैंक की हो तो फिर पूछना ही क्या, लड़के वाले हाथों हाथ ले जाते हैं। यह रूप रंग वाली बात भीतर तक चुभने वाली थी। उसे दिलेरी से झेलते हुए मैंने कहा, माँ, अव्वल तो मुझे शादी ही नहीं करनी, और जो लोग सिर्फ मेरी नौकरी देखकर रिझेंगे, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। शादी नहीं करनी? नहीं करनी तो फिर क्या करने का इरादा है? वही जो कर रही हूँ। गाने से किसी की जिंदगी बनी है? मेरी बनेगी, तुम देखना। एक दिन मैं कहाँ पहुँचूंगी, तब तुम ही मेरी तारीफ करते नहीं अपनाओगी। आसमान की ऊंचाई कोई एक दिन में नहीं छू लोगी तुम, उसमें समय लगता है। तब तक के लिए क्या सोचा है? मतलब? कनु बेटे, माँ ने सांस भरकर कहा, तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे, मैं भी अब कितने दिन जीऊंगी? यही 1-2 साल या 5 साल। भाई भी मान लो तुम्हारे अपने हैं, पर भाभियाँ तो पराए घर से आई हैं। शादी नहीं करोगी तो क्या जिंदगी भर उनके भरोसे बैठी रहोगी? हाथ में कुछ हुनर तो होना चाहिए। हर महीने तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रखोगी तो भाभियों को भी आराम की आत्मा शांत रहेगी। नहीं तो यही सोचेंगी कि दुनिया जान की लड़कियां नौकरी करती हैं, लेकिन ये दोनों माँ बेटी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। माँ को फिर और कुछ नहीं कहना पड़ा था। हार कर फॉर्म भर दिया था मैंने। फिर एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। 3 महीने जमकर पढ़ाई की थी और आज यह नौकरी का नियुक्ति पत्र मेरे हाथ में था। मन हुआ उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके माँ के सामने उछाल दूं और कहूँ, अब इस नौकरी की जरूरत नहीं है माँ, इसके बिना भी मुझे चाहने वाले लोग दुनिया में हैं। अगली बार भेंट हुई तो मैंने ही आमंत्रण दिया।
आज चाय हमारी ओर से पीजिएगा। किस खुशी में? हमें भी नौकरी मिल गई। लेकिन आप तो नौकरी करती थी ना। वह कोई नौकरी थी? पॉकेट मनी तक नहीं जुटती थी। मैंने तो सोचा था कि उस बहाने थोड़ा रियाज हो जाया करेगा, पर बच्चों के साथ चिल्लाते हुए मेरा गला भी फटे बांस का सा हो गया। और अब कहाँ मिली है? बैंक में, यूनियन बैंक में। वाह, तब तो सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। जो आप कहें। रेस्टोरेंट से निकलकर हम लोग पार्क की तरफ निकल गए। वही जानी पहचानी जगह, वही परिचित माहौल था, पर साथ बदल जाने से एकदम खुशनुमा हो उठा था माहौल। वहाँ नरम घास पर पैर फैलाकर बैठते हुए बोले, कल्याणी जी, एक काम कर सकेंगी? आप सुबह पढ़ाने जाती है ना, वहाँ कुछ परिचय तो हो गया होगा, एक दो ट्यूशन्स दिलवा सकेंगी? क्यों, पढ़ाने से मन नहीं भरा क्या अभी तक? सिर्फ मन भरने से क्या होता है, वे बुदबुदाए। फिर मुझसे बोले, बहुत सारा खाली समय रहता है मेरे पास, उसका उपयोग हो जाएगा, फिर थोड़ा सहारा तो होगा ही। सहारे का तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, खाली समय के उपयोग के बारे में सुझाव दे सकती हूँ। क्या? भाग्य से आपकी पोस्टिंग इतने बड़े शहर में हुई है। अब कुछ क्वालिफिकेशंस बढ़ाने के बारे में सोचिए। क्या जिंदगी भर क्लर्क ही बने रहेंगे? एमए की क्लासेस सुबह लगती हैं, आप आसानी से किसी भी विषय में एमए कर सकते हैं, या चाहे तो शाम को मैनेजमेंट या लॉ ज्वाइन कर सकते हैं। और आप तो बीएससी है ना, पॉलिटेक्निक में दाखिला क्यों नहीं ले लेते? मज़े से 3 साल में डिप्लोमा ले लेंगे। वे एकदम उदास हो गए। कल्याणी जी, उस दिन आप मेरी महत्वाकांक्षाओं को सुनकर हंसी थी, आज? ओह, तो आप उस बात को भूले नहीं? नहीं भूल सका, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी यह बात याद रखें कि महत्वाकांक्षाएं पालने के लिए भी सुविधा चाहिए। याद होगा आपको उस दिन मैंने कहा था, मेरी आकांक्षाओं का आकाश बस इतना सा ही है। जानती हैं क्यों? सपने देखने की उम्र में ही गृहस्थी का भार कंधों पर आ पड़ा, सिर उठाकर चलने की आदत ही छूट गई। मेरे पिता बहुत बड़े आदमी नहीं थे, पर उनके होने से एक सहारा था, निश्चिंतता थी। 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। एक बहन की शादी वे करके गए हैं, पर कर्ज की किस्तें अभी बाकी हैं। दूसरी बहन अभी बिहाने को है, माँ भी है। इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर आदमी ऊंची उड़ान कैसे भर सकता है? उसे जमीन पर ही घिसटना पड़ेगा। मैं करुणा से अपलावित होकर उनकी गाथा सुन रही थी कि कभी सोचा भी ना था कि यह हंसमुख व्यक्ति अपने भीतर इतने तूफान समेटे होगा। आपने अभी इतने सारे नाम गिनाए, अगर चाहूँ भी तो क्या मैं वह खर्च उठा सकता हूँ? कॉलेज की फीस, परीक्षा की फीस, किताबें, कॉपियाँ, बस का किराया, इन सब के बारे में सोच कर देखिए, कहाँ से आएगा इतना रुपया? कौन देगा? मैं दूंगी? वे तो क्या, स्वयं मैं भी चौंक पड़ी। यह अनजाने में ही क्या कह गई थी मैं? अनजाने में भले ही हो, पर अनचाहे नहीं कहा था, इसलिए पछतावा भी नहीं हुआ। सोमवार की सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं पंडित जी के यहाँ गई। पिछवाड़े आंगन में जाड़े की धूप सेकते हुए दोनों शिव पार्वती की तरह पास पास बैठे थे। पंडित जी अखबार पढ़ रहे थे और जिया मटर छील रही थी। मैंने मिठाई का डिब्बा सामने रखकर दोनों के पैर छू लिए। काहे की मिठाई है? जिया, मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी? हम तो समझे कि तुम्हारी सगाई हो गई है। अरे, अजीब अहमक हो, सगाई की मिठाई देने क्या वह खुद आती? पंडित जी ने एकदम झिड़क दिया तो जिया कटकर रह गई। उन्हें उबारने के लिए मैंने कहा, आज ही ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। बैठी मुंह क्या ताक रही हो? जाओ ना, ठाकुर जी को भोग लगाकर आओ, लड़की प्रसाद जो लेकर आई है। पंडित जी फिर झुंझलाए। मिठाई का डब्बा उठाकर जिया बेचारी भीतर चली गई। अब आपको मेरे लिए रविवार को समय निकालना पड़ेगा, मैंने कहा, या कहे तो शनिवार की शाम को भी आ सकती हूँ, क्योंकि बैंक में शनिवार की आधी छुट्टी रहती है। अरे भाई, क्या करने लग गई? पंडित जी ने जिया को आवाज दी। जल्दी ले आओ, उसे दफ्तर भी जाना है। उनके उस आदेश में मेरे लिए व्यग्रता भले ही रही हो, पर स्वर में केवल पिंड छुड़ाने का सा भाव था। तब पहली बार मैंने लक्ष्य किया कि जब से आई हूँ वे मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले। पंडित जी, उन्होंने केवल मेरी तरफ देखा। आप नाराज हैं? नहीं तो हम क्यों किसी से नाराज होने लगे? किसी से हो ना हो, पर मुझसे तो हो ही सकते हैं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु हैं। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कान पकड़कर बताने का हक है आपको। नहीं बिटिया, अब वह बात नहीं रही। क्यों नहीं रही? अगर हम तुम्हारे कुछ होते तो तुम एक बार कम से कम पूछ तो लेती, एकदम मिठाई लाकर तो सामने ना रखती।
मैं एकदम जैसे आसमान से गिरी। शर्म से मैंने सिर झुका लिया। सच यह मुझे क्या हो गया था? जिस नौकरी के लिए पहले इतनी उदासीनता थी, उसी के लिए इतनी व्यग्र हो उठी कि इतनी साधारण सी बात भी याद ना रही। माँ ने याद ना दिलाया होता तो शायद मिठाई लेकर भी नहीं आती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी अनुमति लिए बिना मंच पर तो कभी गई भी नहीं। कॉलेज की पिकनिक या किसी रिश्तेदार की शादी में भी जाना होता तो पहले उनसे आज्ञा ले लेती। मेरी इस गुरु भक्ति का घर पर अक्सर मजाक उड़ता। संध्या भाभी नई नई शादी होकर आई तो ये चर्चाएं सुनकर बड़ी उत्सुक हो उठी। एक दिन जिद करके मेरे साथ ही हो ली। माँ ने कहा भी कि इस तरह नई नवेली बहू का औचक चला जाना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने मना नहीं किया। मैं उनकी अपेक्षा भंग का मजा लेना चाहती थी। सच, बेचारी इतनी निराश हुई। अच्छी खासी गॉसिप का मजा हाथ से निकल गया। कन्नू जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी बेटे? हमसे कहा तो होता। दरअसल भैया की बहुत इच्छा थी, परीक्षा देने गई थी। तब आपसे कहा भी था। हाँ, शायद बताया था तुमने। उनका मन रखने के लिए परीक्षा दे दी थी। अब सिलेक्शन हो गया तो वे कहते हैं कि चांस छोड़ना बेवकूफ़ी है। आप तो जानते हैं, बाबूजी के बाद अब भैया ही तो घर के बड़े हैं, उनकी बात रखनी पड़ती है। इसके बाद पंडित जी कुछ नहीं बोले, पर मेरा मन ग्लानि से भर उठा। सारे रास्ते मैं अपने को धिक्कारती ही रही। छी, अपने पितृतुल्य बड़े भाई पर यह कैसा आरोप जड़ दिया मैंने। अपने ऋषि तुल्य गुरु से कैसे झूठ बोल गई मैं। बड़े भैया ने तो कभी किसी बात के लिए जोर ही नहीं दिया। वे तो बेचारे डरे डरे से ही रहते हैं कि मुझे और अम्मा को कहीं कोई बात चुभ ना जाए। हम दोनों को तो वे झेल ही तो रहे हैं। बाकी दोनों ने तो बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा लिया। कपिल भैया के पास बम्बई छोटे मकान का शाश्वत बहाना है। सुनील भैया दिल्ली की महंगाई का रोना रोते रहते हैं। नीता भाभी तो साफ कहती है कि जब बड़े भैया पैतृक मकान का आनंद उठा रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी तो वही भुगते हैं। मेरे लिए रविवार की दोपहर में 2 से 4 तक का समय निश्चित हो गया। पहले दिन से ही लगा कि पंडित जी कुछ खिंचे खिंचे से हैं। 7-8 साल साथ रहने के बाद गुरु शिष्य के बीच जो सामंजस्य पनपता है वह कहीं से टूटता नजर आया। फिर कुछ मैं भी उखड़ी उखड़ी सी रहती। मनोज उन दिनों एक अलग कमरा लेकर तिलक नगर में रहने लगे थे। रविवार की शाम मैंने उनके नाम जो कर दी थी। तानपुरे पर उंगलियां फेरते हुए मैं अक्सर प्रतीक्षा की घड़ियां गिनती रहती। शरीर वहां होता पर मन हवाओं से बात करता हुआ प्रियतम के पास पहुंच जाता था। इसलिए पंडित जी एक एक चीज कई बार समझाते, फिर भी मेरी पकड़ में ना आती। तब मैं अक्सर झुंझला उठती। उस दिन रियाज हो रहा था आमिर खां साहब की बड़ी प्यारी सी बंदिश, जिनके मन राम बिराजे, मैं कहीं से लिख कर ले आई थी और उसे गले में बैठाने का प्रयास कर रही थी। पंडित जी बड़ी तन्मयता से मुझे उस शैली की बारीकियां खूबियां समझा रहे थे, पर मेरा दिमाग उस समय नौसिखियों से भी गया गुजरा हो रहा था। बार बार स्वर फिसलकर शुद्ध निषाद पर ही आ टिकता। 2-3 बार पंडित जी ने टोका भी, बेटे यह चंद्रकोश नहीं है। पर जैसे मैं पहली बार सा सारेगामा सीख रही थी वैसे ही गा रही थी। जब 3-4 बार इसी की पुनरावृत्ति होती रही तो उनकी भी सहनशीलता जवाब दे गई। बस करो, वे चीखे, तानपुरा रख दो और दफा हो जाओ यहाँ से। जब दिमाग ठिकाने रहा करे तभी यहाँ आया करो, वरना मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अपमान से मेरे आंसू निकल आए। पंडित जी की डांट पहली बार नहीं खाई थी, पर कनिष्ठ छात्रों के सामने वे हमेशा वरिष्ठ शिष्यों की गरिमा बनाए रखते थे। और आज उन्हें इसका भी भान न रहा। मेरे पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हुई गिरिजा और शोभा बैठी थी। उनकी तरफ देखने का मुझे साहस भी नहीं हुआ। वैसे ही सिर झुकाकर चली आई। अपने उस अपमान की बात मैंने किसी को नहीं बताई, मनोज को भी नहीं। उस शाम मैं बुझी बुझी सी ही रही तो वे मुझसे कुरेद कर पूछते रहे, पर मैंने कुछ नहीं बताया, और बताती भी तो शायद समझते नहीं। अगले रविवार को जब 2:30 बजे तक लेटी हुई मैं उपन्यास पढ़ती रही तो माँ ने टोका, आज जाना नहीं है ना? क्यों? माँ के इस प्रश्न पर इतने दिनों का बंधा अवसाद था। माँ चुपचाप सुनती रही और फिर मेरे चुप होते ही बोली, इसका मतलब है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें डांटने का भी अब किसी को अधिकार नहीं रहा। मैं हैरत से उनका मुंह ताकती रह गई। देख कनु, मैं अनपढ़ सही, पर इतना जानती हूँ कि विद्या गुरु के चरणों में बैठकर ही पाई जाती है।
तू अगर उनसे ही अभिमान करने लगेगी तो इतने दिन का सीखा हुआ मिट्टी में हो जाएगा। उस दिन माँ ने ठेल ठाल कर मुझे भेजा और मैं मुंह फुलाई ही घर से निकली थी और उसी मुद्रा में जाकर बैठ गई। लेकिन पंडित जी हमेशा की तरह अपने वत्सल स्वरूप में थे। मुझे देखते ही बोले, तबीयत तो ठीक है ना बिटिया, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, चल कर आई हूँ ना इसलिए। उन्होंने जिया को आवाज़ देकर मेरे लिए शरबत बनाने को कहा। फिर मेरे संकोच को अनदेखा करते हुए बोले, मैं पहले ही जानता था कि ऐसा होगा। हफ्ते भर दफ्तर में मगजमारी करने के बाद गाना सीखने लायक दमखम तुम में नहीं है। कोई लड़का होता तो शायद निभा ले जाता, पर यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन पहले भी तो हफ्ते में 2 ही दिन सीखती थी, पर बाकी दिनों में तुम स्वतंत्र तो थी। तुम्हारा मन कहीं भटकता तो नहीं था, तुम्हारी शक्ति कहीं और तो खर्च नहीं होती थी। यह तो साधना की डगर है बेटा, शक्ति भी चाहिए और लगन भी। इस तरह 2 नाव में पैर रखकर चलोगी तो बड़ी मुश्किल होगी, और तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। बहुत आशाएं लगाई थी तुमसे, वे उसास भरकर बोले। तुम्हारे पिताजी से मांग लिया था मैंने, उन्हें वचन दिया था कि बिटिया को एक दिन संगीत शिरोमणि बनाकर रहूंगा, पर अब लगता है ही नहीं कि मेरा वह कॉल कभी पूरा होगा। उनके स्वर में घोर हताशा थी, जैसे 8-10 साल की तपस्या पर किसी ने पानी फेर दिया हो। 8-10 साल पहले वाली वह बात याद हो आई। बाबूजी रिटायर हो गए थे और हम सब अपना सामान समेटकर भैया के पास आ गए थे। शहर के स्कूल का एक हवा सा मन में था, पर बहुत जल्दी ही मैंने अपना सिक्का जमा लिया। लड़कियां मेरे कपड़ों का मजाक बनाती, मेरी भाषा की नकल उतारती, पर एक तुरुप चाल मेरे पास भी थी, मेरी आवाज़। महीने 2 महीने में ही मैंने कई फैन भी जुटा लिए थे। स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहली बार मंच पर जाने का अवसर मिला। सुगम संगीत की प्रतियोगिता थी। मुझे तो नया कोई गीत याद भी नहीं था, वही पुराना सा घूंघट के पट खोल ही गा दिया और बाजी मार ली। प्रथम पुरस्कार के लिए जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो कितनों के ही चेहरे देखने लायक हो गए थे। निर्णायकों में एक बुजुर्ग से व्यक्ति भी थे। कार्यक्रम की समाप्ति पर उन्होंने पास बुलाकर शाबाशी दी, नाम पूछा, फिर बोले, गाना सीखोगी? गाना? हाँ, अगर सीखना चाहो तो अपने पिताजी से कहना मुझसे मिल लें। उनका बताया पता रटते हुए मैं घर पहुंची। रात भर खुशी के मारे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं बाबूजी को घसीटकर सेठ रामदास जी के बागीचे में ले गई। वहां बीचों बीच श्री रघुनाथ जी का सुंदर मंदिर था, छोटा सा किंतु सुंदर। सफेद पत्थर पर रंगीन नक्काशी थी, फर्श पर काले सफेद संगमरमरी चौकोर टुकड़े जड़े हुए थे। युगल जोड़ी की मूर्तियां तो इतनी सुंदर थी कि आंख टिकी रह जाती थी। हम लोग पहुंचे उस समय आरती हो रही थी। बाहर इक्का दुक्का दर्शनार्थी खड़े थे। भीतर कल वाले सज्जन रेशमी धोती पहने आरती उतार रहे थे। बाबूजी तो उन्हें देखकर ही गदगद हो गए। प्रसाद लेकर जैसे ही बाकी भक्तगण विदा हुए, बाबूजी ने आगे बढ़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले, महाराज, मैं काशीनाथ दुबे हूँ। कल बिटिया के हाथ आपने संदेश भेजा था। मुझे देखकर पंडित जी को सब याद हो आया। प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो आप हैं? वाह भाई साहब, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपके घर में साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। मैं इतने दिनों से बच्चों को सिखा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पर यह बात कभी कभी ही देखने में आती है। मैं तो चाहूँगा कि आप इसे मुझे सौंप दें। अरे, यह तो कन्या का अहोभाग्य होगा महाराज, बाबूजी हाथ जोड़कर बोले। लेकिन मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, खुद बच्चों के भरोसे हूँ। मैंने आपसे कुछ और तो नहीं मांगा भाई साहब, बस बिटिया को मांग रहा हूँ। पैसे देने वाले विद्यार्थी तो बहुत मिल जाते हैं, पर संतोष देने वाला एक आध ही मिलता है। और फिर मैं पैसे के लिए सिखाता भी नहीं। हम कुल 2 प्राणी हैं, पेंशन में मजे से गुजारा हो जाता है। सेठ जी के कुल देवता की सेवा का भार भी ले लिया है। उनकी कृपा से सिर पर छत बनी हुई है। अब तो बस यही इच्छा है कि जो कुछ अपने गुरु से पाया है वह शक्ति भर औरों को देकर जाऊं। बाबूजी ने बटुआ खोलकर 11 रुपये निकाले और कहा, बेटे, गुरुजी के चरण छुओ। यहाँ नहीं, घर चलिए। कहते हुए वे हमें पिछवाड़े ले गए। साफ सुथरे लिपे पुते 2 कमरे। बाहर वाले कमरे में तबलों की 4-5 जोड़ियां, 4-5 तानपुरे और 2 हारमोनियम रखे हुए थे। बीच वाली दीवार के पास एक बड़ी सी चौकी थी। उस पर किसी साधु महात्मा की तस्वीर रखी हुई थी। उस पर चढ़ाया फूलों का हार ताजा ही था। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध व्याप्त थी।
भीतर की ओर मुँह करके उन्होंने 2 कप चाय लाने का आदेश दिया और फिर मुझसे बोले, पहले इन्हें प्रणाम करो बिटिया, ये गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया। कुछ श्लोक सा गुनगुनाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया जो मेरी समझ में नहीं आया। तब तक भीतर से चाय आ गई। ये तुम्हारी गुरु माता है बिटिया, पंडित जी ने बताया। बाबूजी का इशारा पाकर मैंने उनके भी पैर छू लिए। का नाम है बिटू तुम्हारो? खूब आगे तक सिर ढके हुए ही उस महिला ने पूछा। उस कच्ची उम्र में भी यह बात चुभे बिना नहीं रही कि ऐसे सुरीले व्यक्ति की यह कैसी बेसुरी पत्नी है। घर लौटते ही माँ ने तूफान खड़ा कर दिया। कुछ समझते हैं ना सोचते हैं, बस जो मन में आया कर गुजरते हैं। अरे यह भी होश नहीं कि लड़की अब बड़ी हो रही है, उसे किसी उस्ताद के पास मैं ना भेजने की साफ कहे देती हूँ। ये सारे संगीत मास्टर 1 नंबर के लफंगे होते हैं। और लगे हाथों माँ ने दर्जनों किस्से सुना डाले जो उन्होंने भी कहीं से सुन रखे थे। माँ ने तो एक तरह से प्रसंग ही समाप्त कर दिया था, पर मैं भी जिद पर अड़ी रही और माँ को हार माननी पड़ी। पहले दिन वे स्वयं मेरे साथ गई। पंडित जी की सौम्य शांत सात्विक मुद्रा देखकर वे आश्वस्त ही नहीं अभिभूत भी हो गई, पर जिया को देखकर तो एकदम ही रीझ गई। किसी भी प्रसाधन की अपेक्षा ना रखने वाला उनका दमकता रंग, उम्र को झुटलाने वाली कांति, तीखे नागनक्श, ऐसे अनिंत रूप रंग मैंने भी जीवन में पहली बार ही देखा था। वहां से लौटते हुए माँ बार बार उच्छ्वास भर रही थी। भाग्य का खेल है सब। ऐसा रूप तो रजवाड़ों के यहाँ भी मुश्किल से दिखाई देता है, और बेचारी इस पंडे पुजारी दावा के यहाँ झाड़ू बुहारी कर रही है। माँ की सहमति मिल जाने के बाद फिर कोई रुकावट ही नहीं रही और मेरी विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो गई। साल भर तो ये केवल भजन सिखाते रहे। कोई 8-10 भजन इस बीच मैंने याद कर लिए। पंडित जी कहते, कई लोग साल 2 साल सीख कर छोड़ देते हैं। उस समय उनके पास गुरु की नाम लेवा कुछ तो पूंजी होनी चाहिए। एक बार गला अच्छी तरह से मांझ लेने के बाद ही उन्होंने रागदारी में प्रवेश किया। उस समय उनके पास कोई 20-25 शिष्य थे। 5 से लेकर 45 वर्ष तक के ये स्त्री पुरुष बंधे बधाए समय से उनके पास आते थे। पंडित जी सब पर एक सी मेहनत करते थे, पर शीघ्र ही सब जान गए कि मुझ पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि है। एक एक स्वर को मेरे गले में बिठाने के लिए वे जान लगाते थे। एक एक तान जब तक ठीक से ना उतरती वे चैन से ना बैठते। एक एक हरकत के लिए वे खुद ही हलकान होते, मुझे भी थका डालते, पर दोनों तरफ जोश बराबर ही था, इसलिए थकान तो होती ही नहीं थी। समय और दिन तो मेरे लिए भी नियत था, पर मैं जब जी चाहे चली जाती। दूसरों को सुनना मुझे अच्छा लगता था और मेरा यह उत्साह पंडित जी को अच्छा लगता। कई बार किसी कठिन जगह को वरिष्ठ छात्र बार बार प्रयत्न करने पर भी पकड़ नहीं पाते। बाद में मैं बड़ी आसानी से उसे छू आती। पंडित जी निहाल हो जाते। अपनी परख पर उन्हें गर्व हो आता। वे बड़े इत्मीनान से मुझे सिखा रहे। वे किसी शिल्पकार की तन्मयता से मुझे गढ़ रहे थे। मैं अभी से उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति होने का दम्भ भरने लगी थी, पर उन्होंने मुझे भटकने नहीं दिया। शुरू के वर्षों में उन्होंने मुझे गाने की अनुमति नहीं दी। बोले, इनाम तो तुम ले आओगी, पर प्रशंसा का नशा तुम्हें चढ़ जाएगा और फिर कुछ ना सीख पाओगी। उन्होंने मुझे रेडियो पर भी नहीं जाने दिया। दुनिया भर के औंगे पौंगे वहाँ परीक्षक बनकर आते हैं। अगर ऑडिशन में फेल हो गई तो मेरी बदनामी होगी, अगर पास हो गई तो बंधी बधाई लिख पर गाना शुरू कर दोगी। वही 30 मिनट का खेल, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, आलाप तान गाओगी, सोचोगी और दुनिया बस यहीं समाप्त हो जाएगी। 3 साल बाद पहली बार जब उन्होंने मुझे भातखंडे जयंती पर गाने की अनुमति दी, उस दिन जिन जिन लोगों ने मुझे सुना स्तब्ध रह गए। पंडित जी के पास बधाइयों का तांता लग गया। रात को माँ ने मुझे घर में राई नून से उतारा था। वह मेरी पहली विजय थी, मेरी जय यात्रा का पहला पड़ाव।